फ्रेंड्स, सर्वज्ञा कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस टीचर और आज हम क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। फ्रेंड्स, थियोरी ऑफ एवोल्यूशन ये एक बहुत बड़ा क्लेम है कि हम सब यानी हर जीव जंतु एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं, साइंस में हर क्लेम के लिए प्रूफ यानी सबूत की जरूरत होती है। तो सवाल ये उठता है कि वेयर इज द एविडेंस? आखिर ये सबूत है कहाँ? कैसे मान लें कि लाइफ सिंपल फॉर्म से शुरू होकर आज इतनी कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स हो गई? तो चलिए आज हम एक डिटेक्टिव की तरह इन्हीं सबूतों को ढूंढते हैं। बिलीव मी, द क्लूज आर ऑल अराउंड अस एंड इवन इनसाइड अस। लेट्स स्टार्ट आवर इन्वेस्टिगेशन। तो हमारा सबसे पहला क्लू हमें अपने आसपास देखने से ही मिल जाता है। वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट ऑब्वियस फीचर्स, द एक्सटर्नल वंस। इसलिए हम इस क्लू को कहते हैं द आउटसाइड स्टोरी। अच्छा, आपने कुत्ते और बिल्ली को तो देखा ही होगा, दोनों काफी अलग लगते हैं, है ना? लेकिन जरा ध्यान से सोचिए। उनके नॉस्ट्रल्स यानी नाक की पोजीशन, उनकी आंखों की प्लेसमेंट, उनके कान का स्ट्रक्चर और ये फैक्ट कि दोनों की बॉडी पर बाल होते हैं, इनका बेसिक बॉडी प्लान कितना सिमिलर है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है या ये एक इशारा है, एक क्लू है? और ये पैटर्न सिर्फ एनिमल्स तक ही लिमिटेड नहीं है। चलो प्लांट्स को देखते हैं। एक आम का पत्ता लीजिए और एक चीकू का, दोनों अलग अलग पेड़ों के हैं, लेकिन फिर भी उनका ओवरऑल शेप, उनके अंदर जो वेन्स का पैटर्न है और वो स्टॉक जिससे पत्ता ब्रांच से जुड़ता है, जिसे पेटियोल कहते हैं, वो सब काफी सिमिलर है। ये जो अलग अलग स्पीशीज में कंसिस्टेंट सिमिलैरिटी है, यही है हमारा पहला मेजर। इस तरह के एविडेंस का एक साइंटिफिक नाम है, इसे कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। लेट मी रिपीट द डेफिनेशन फॉर योर एग्जाम्स। Morphological evidence is the study of the form and structure of organisms and their specific external features. Morphology का सीधा सा मतलब है किसी भी living thing के external form यानी उसके बाहरी रूप की स्टडी करना। तो इन सब external similarities का आखिर मतलब क्या निकलता है? ये हमें ये बताता है कि इन सब organisms का डिज़ाइन अचानक से randomly नहीं बन गया, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया की तरफ इशारा करता है कि इन सब ने अपना बेसिक बॉडी प्लान एक कॉमन ओरिजिन से, एक कॉमन इंसेस्टर से इनहेरिट किया है। ओके, तो ये आउटसाइड स्टोरी तो काफी कन्विंसिंग है, लेकिन क्या होगा अगर हम थोड़ा और गहराई में सरफेस के नीचे देखें? तो चलिए अब हम अपने सेकंड क्लू की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स इन्वेस्टिगेट द इनसाइड स्टोरी। मास्कुलिन वॉइस में जरा इन 4 मैमल्स के लिम्स के बारे में सोचिए। इंसान का हाथ चीजें पकड़ने और लिखने के लिए, बिल्ली का 4 लेग यानी आगे का पैर चलने और दौड़ने के लिए, व्हेल का फ्लिपर तैरने के लिए और बैट का विंग यानी पंख उड़ने के लिए। ऊपर से देखा जाए तो इनका काम और आकार बिल्कुल अलग है ना? हर एक लिम्ब अपने यूनिक काम के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। करेक्ट, बाहर से देखकर आप इनमें से किसी को भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। इनका फंक्शन और इनकी आउटवर्ड अपीयरेंस एकदम अलग है, लेकिन ये सिर्फ सुपरफिशियल व्यू है। असली सरप्राइज तो तब मिलता है जब हम स्किन और मसल्स के अंदर झांकते हैं। और ये देखिए, यही है सबसे इनक्रेडिबल पार्ट। इनके काम इतने अलग होने के बावजूद इनके अंदर का जो बोन स्ट्रक्चर है, हड्डियों की जो अरेंजमेंट है, वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। एक ही फंडामेंटल ब्लूप्रिंट है जिसे अलग अलग टास्क्स के लिए स्ट्रेच, श्रिंक या रीशेप किया गया है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। दिस इज अ प्रोफाउंड क्लू। इस तरह के एविडेंस को साइंटिस्ट्स कहते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस। जैसे मॉर्फोलॉजी बाहर की स्टडी है, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी होती है। द फॉर्मल डेफिनेशन इज एनाटॉमिकल एविडेंस इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये ऐसा है जैसे बिल्डिंग को बाहर से देखने के बजाय उसके आर्किटेक्चरल प्लान्स को देखना। तो इससे हमें क्या पता चला? ये जो शेयर्ड इंटरनल ब्लूप्रिंट है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है एक कॉमन एंसेस्टर का। ऐसा लगता है जैसे एवोल्यूशन ने एक बेसिक टूल किट यानी एक सेट ऑफ बोन्स लिया और उसे लाखों सालों में अलग अलग तरीके से बदलकर एक हाथ, एक पंजा, एक फ्लिपर और एक पंख बना दिया। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एक्सप्लेना अच्छे से समझ आ रहा है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अब हम अपने तीसरे क्लू की तरफ बढ़ते हैं, जो शायद सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। ये उन चीजों के बारे में है जो पीछे रह गई हैं, हमारे एवोल्यूशनरी पास्ट के कुछ घोस्टली रिमेन्स जो हम आज भी अपने साथ लेकर चलते हैं। इन बचे हुए पार्ट्स को कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स।
इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टिजल ऑर्गन्स आर डीजेनरेटेड और अनडेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो अब डीजेनरेट हो चुके हैं, अनडेवलप्ड हैं और ऑर्गेनिज्म के लिए यूजलेस यानी बेकार हैं। अच्छा, तो कोई ऑर्गन वेस्टिजियल बनता कैसे है? ये एक स्लो प्रोसेस है। पहले कोई ऑर्गन हमारे एंसेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी और यूज़फुल था। फिर वक्त के साथ एनवायरनमेंट या बिहेवियर में चेंजेस आए जिससे उस ऑर्गन की ज़रूरत ही नहीं रही। जब उसका कोई काम नहीं बचा तो नेचुरल सिलेक्शन ने उसे मेंटेन करना बंद कर दिया और वो धीरे धीरे हज़ारों सालों में डीजनरेट होता गया। कभी कभी तो ये पूरी तरह से गायब भी हो जाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि हम इंसान इन वेस्टिजियल ऑर्गन्स के चलते फिरते म्यूजियम हैं। अपेंडिक्स के बारे में सुना है? आज हमारे लिए यूजलेस है, पर हमारे घास फूस खाने वाले पूर्वजों के लिए बहुत ज़रूरी था। आपकी टेलबोन, ये वही है जो आप सोच रहे हैं, एक पूंछ का बचा हुआ हिस्सा। कान के पीछे जो छोटे मसल्स हैं वो उन मसल्स के रेमनेंट्स हैं जिनसे बाकी जानवर अपने कान हिलाते हैं। बॉडी हेयर, विजडम टीथ, ये सब बायोलॉजिकल घोस्ट्स हैं। एवोल्यूशन की थियरी के बिना इन ऑर्गन्स का हमारी बॉडी में होना कोई सेंस नहीं बनाता। हमारा चौथा और आखिरी क्लू हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ के सफ़र की बिल्कुल शुरुआत में ले जाता है। दिस इज अबाउट द शेयर्ड बिगिनिंग्स वी ऑल हैव। इसे समझने के लिए हमें एम्ब्रियो का मतलब जानना होगा। एन एम्ब्रियो इज द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सिंपल शब्दों में, फर्टिलाइजेशन के बाद जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डेवलप होना शुरू होता है तो उसकी सबसे पहली स्टेज को एम्ब्रियो कहते हैं। अब यहाँ आती है सबसे हैरान करने वाली बात। अपनी अर्लीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में बिल्कुल अलग अलग जानवर, जैसे एक मछली, एक चिड़िया, एक सूअर और एक इंसान, इनके एम्ब्रियोज देखने में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं। उनको पहचानना भी मुश्किल होता है। हमारे इनिशियल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स इतने सिमिलर हैं। हाँ, ये सही है कि जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ता है ये सिमिलैरिटीज कम होने लगती हैं। फिर हर एम्ब्रियो अपने यूनिक पाथ पर चलकर अपने फाइनल फॉर्म में डेवलप हो जाता है। लेकिन ये शुरुआत की गहरी सिमिलैरिटी ही सबसे बड़ा क्लू है। इससे क्या पता चलता है? इट इंडिकेट्स अ कॉमन ओरिजिन फॉर ऑल दीज एनिमल्स। ऐसा लगता है जैसे सबको एक ही डेवलपमेंटल स्टार्टर किट मिला है जो उन्होंने अपने कॉमन इंसेस्टर से इनहेरिट किया है। तो हमने 4 अलग अलग तरह के एविडेंसेस को फॉलो किया। हमने बाहर से देखा, अंदर से देखा, बचे हुए निशान देखे और बिल्कुल शुरुआत को भी समझा। चलिए अब सबको एक साथ जोड़कर फाइनल वर्डिक्ट्स देते हैं। तो हमारे पास क्या क्या सबूत हैं? पहला, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस यानी एक्सटर्नल सिमिलैरिटीज। दूसरा, एनाटॉमिकल एविडेंस यानी शेयर्ड इंटरनल ब्लूप्रिंट। तीसरा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हमें हमारा पास्ट दिखाते हैं। और चौथा, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस यानी कॉमन डेवलपमेंटल स्टार्ट। इनमें से हर एक एविडेंस अपने आप में बहुत पावरफुल। लेकिन जब आप इन सबको एक साथ जोड़ते हैं तो ये सब एक ही साफ कहानी सुनाते हैं। डिफरेंट क्लूज बट वन स्टोरी, इवोल्यूशन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। सबूत इतने सारे हैं और इतने क्लियर हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आपको एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। इस लेक्चर को रिवाइज ज़रूर करिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सर्वदना कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस टीचर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पिछले लेक्चर में हमने एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन स्टार्ट किया था। आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हम बनने जा रहे हैं टाइम डिटेक्टिव्स। सोच लीजिए, हमारा क्राइम सीन है ये पूरी प्लैनेट अर्थ और मिस्ट्री लाइफ की कहानी जो लाखों सालों से पत्थरों में लिखी हुई है। तो चलिए सुराग ढूंढना शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि लाखों साल पुरानी दुनिया के राज हम पढ़ते कैसे हैं? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा, क्राइम सीन तो पूरी अर्थ है और सारे क्लूज जमीन के नीचे दफन हैं। तो आखिर ये साइंटिस्ट्स यानी हमारे टाइम डिटेक्टिव्स लाइफ की इस कहानी को अनकवर कैसे करते हैं? इसकी शुरुआत होती है उन राजों से जो पत्थरों में कैद हैं। हमारा पहला सबूत, क्लू नंबर 1 है सीक्रेट्स इन स्टोन, और इस क्लू को हम कहते हैं पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस। बेसिकली पेलियंटोलॉजी वो साइंस है जिसमें हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। आप पेलियंटोलॉजिस्ट को हमारे इस एंशिएंट इन्वेस्टिगेशन के फोरेंसिक एक्सपर्ट समझ सकते हैं। यही वो लोग हैं जो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सुराग ढूंढ कर लाते हैं। तो आखिर ये फॉसिल होता क्या है? लेट मी रीड द डेफिनेशन फॉर यू।
Fossil, the preserved remnants or impressions of organisms that were buried due to natural disasters like floods, earthquakes or volcanic eruptions. इसका मतलब क्या हुआ? चलो इमेजिन करते हैं एक बहुत पुरानी दुनिया जहां अचानक से कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे वोल्केनिक इरप्शन यानी ज्वालामुखी फट गया या कोई भयंकर फ्लड आ गया। इससे क्या होगा? वहां के प्लांट्स और एनिमल्स अचानक से जमीन के नीचे दब जाएंगे। फिर लाखों सालों तक अर्थ के क्रस्ट के अंदर उनके रेमिनेंट्स यानी उनकी हड्डियां या उनके इंप्रेशंस जैसे उनके फुटप्रिंट्स पत्थर में प्रिजर्व हो जाते हैं। बस इन्हीं को हम फॉसिल्स कहते हैं। ये उस लाइफ का डायरेक्ट फिजिकल एविडेंस है जो अब एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो हमें क्लू मिल गया, फॉसिल मिल गया, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कितना पुराना है? ये किसी भी डिटेक्टिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है। क्लू मिल जाना एक बात है, पर वो क्लू किस टाइम का है ये पता लगाना जरूरी है। उसी से तो केस की टाइमलाइन बनती है। एक फॉसिल जिसका एज ना पता हो वो एक ऐसे फुटप्रिंट जैसा है जिसका कोई सस्पेक्ट ही ना हो। तो सवाल ये है, इन पुराने रिमेन्स की एज कैसे पता करें? इसका जवाब एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिफिक टेक्निक में है जिसे कहते हैं द कार्बन क्लॉक। इस टेक्निक का नाम है कार्बन डेटिंग। इसे आप एक नेचुरल स्टॉपवॉच की तरह समझ सकते हैं जो अचानक तभी चलना शुरू हो जाती है जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है। और इस क्लॉक को पढ़कर हम आराम से पता लगा सकते हैं कि कितना टाइम बीत चुका है। चलिए देखते हैं ये कार्बन क्लॉक काम कैसे करता है। कार्बन डेटिंग का पूरा राज कार्बन के 2 फॉर्म्स में छुपा है, कार्बन 12 और कार्बन 14। सभी लिविंग थिंग्स चाहे प्लांट्स हों या एनिमल्स, एनवायरनमेंट से ये दोनों कार्बन अब्सॉर्ब करते हैं। कार्बन 12 जिसे हम C12 कहते हैं वो नॉर्मल और स्टेबल होता है, मतलब वो चेंज नहीं होता। हाँ, और जो दूसरा है कार्बन 14 या C14 वो रेडियो एक्टिव और अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब समय के साथ ये धीरे धीरे डिके होता है, यानी टूटकर किसी और एलिमेंट में बदल जाता है। और इसके डिके होने का रेट बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है। यही इस टेक्निक का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो चलिए अब इसके पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, लाइफ। जब तक कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है वो C12 और C14 दोनों को एब्जॉर्ब करता रहता है, इसलिए उसकी बॉडी में इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहता है। स्टेप 2, डेथ। जैसे ही ऑर्गेनिज्म मर जाता है कार्बन का इंटेक बंद हो जाता है। स्टेप 3, डीके। अब C12 तो स्टेबल है तो वो उतना ही रहता है, लेकिन जो रेडियो एक्टिव C14 है वो डीके होना यानी घटना शुरू हो जाता है। बस स्टॉपवॉच शुरू हो गई। एग्जैक्टली। और फिर आता है स्टेप 4, मेजरमेंट। साइंटिस्ट्स उस फॉसिल में बचे हुए C12 और C14 के रेशियो को मेजर करते हैं। और स्टेप 5 है रिजल्ट। इस रेशियो से पता चल जाता है कि उस ऑर्गेनिज्म की डेथ के बाद कितना टाइम गुजर चुका है। सिंपल। बिल्कुल। So, by measuring the radioactivity of carbon 14, we can calculate how long ago an animal or plant died. इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके implications बहुत बड़े हैं। इस मेथड से हम लगभग 50,000 साल पुराने ऑर्गेनिक रिमेन्स की एज पता कर सकते हैं। हम लिटरली टाइम में पीछे देख सकते हैं। लेकिन फॉसिल्स हमारे इकलौते क्लूज नहीं हैं। चलिए अब हमारे अगले एविडेंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा केस कैसे और स्ट्रांग होता है। हमारा अगला क्लू नंबर 2 जमीन के नीचे दफन नहीं है। ये क्लूज जिंदा हैं और आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। इन्हें हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक्स। ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग-अलग ग्रुप्स के बीच एक ब्रिज का, एक पुल का काम करते हैं। इन्हें आप लिविंग फॉसिल्स भी कह सकते हैं। तो व्हाट इज अ कनेक्टिंग लिंक? द डेफिनेशन इज a connecting link is an organism that possesses characteristics of 2 different groups, showing a potential evolutionary path from one to the other. सिंपल शब्दों में कनेक्टिंग लिंक एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2 अलग-अलग ग्रुप्स के कैरेक्टर्स या फीचर्स होते हैं। मतलब वो एक तरह का मिक्स है। उसमें एक पुराने ग्रुप के भी फीचर्स हैं और एक नए ग्रुप के भी। इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि एवोल्यूशन कैसे एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक हुआ होगा। चलिए अब कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट विटनेसेस से मिलते हैं। हमारा पहला लिविंग क्लू, हमारा पहला गवाह है पेरिपेटस। ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग क्रीचर है। पहली नज़र में देखकर आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये वर्म है या कोई इंसेक्ट। तो इसका जवाब है ये दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर है। चलिए देखते हैं कैसे। पेरिपेटस 2 ग्रुप्स के फीचर्स शेयर करता है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। अर्थवर्म की तरह यानी एनिलिडा की तरह इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, स्किन पतली होती है और पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स होते हैं। और कॉकरोच की तरह यानी आर्थ्रोपोडा की तरह इसमें ट्रेकियल रेस्पिरेशन होता है, यानी सांस लेने के लिए एयर ट्यूब्स होते हैं और इसका सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन होता है।
इसलिए ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का एक परफेक्ट लिविंग ब्रिज है। ये हमें दिखाता है कि वर्म से आर्थ्रोपॉड्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। अब आते हैं हमारे अगले विटनेस पर, जो काफी फेमस है। ये है डक बिल्ड प्लैटिपस। इस जानवर ने तो साइंटिस्ट को सदियों तक परेशान करके रखा है। इसके फीचर्स इतने अजीब मिक्स हैं कि शुरुआत में साइंटिस्ट को लगा था कि ये कोई मजाक है, कोई असली जानवर हो ही नहीं सकता। और अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। और उनका कंफ्यूज होना लाजमी था, क्योंकि प्लैटिपस अंडे देता है, लेज एग्स लाइक अ रेप्टाइल। ये तो आमतौर पर रेप्टाइल्स का फीचर है। लेकिन इट हैज मैमरी ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस मिल्क लाइक अ मैमल, यानी वो अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है, जो मैमल्स का फीचर है। और उसकी बॉडी पर बाल भी होते हैं, लाइक अ मैमल। तो देखा आपने, ये एक जिंदा जीता जागता कनेक्टिंग लिंक है। ये हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लू देता है कि मैमल्स का एवोल्यूशन शायद एंशिएंट रेप्टाइल जैसे एंसेस्टर्स से हुआ होगा। हमारा आखिरी विटनेस पानी में रहता है, लेकिन उसके पास एक ऐसा सीक्रेट है जो उसे जमीन पर रहने वाली जीवों से जोड़ता है। ये है लंग फिश। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका सबसे अनोखा फीचर है इसका सांस लेने का तरीका। ये सच में कमाल की बात है। देखिए, ज्यादातर फिश पानी से ऑक्सीजन लेने के लिए गिल्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन लंग फिश के पास लंग्स होते हैं। ये हवा में सांस लेती है, बिल्कुल एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और हमारी तरह। इसलिए ये फिश और एम्फीबियंस के बीच एक अनडिनाइबल कनेक्टिंग लिंक है। ये हमें बताती है कि लाइफ ने पानी से जमीन पर आने का अजीब सफर कैसे तय किया होगा। इट शोज अ पॉसिबल एवोल्यूशनरी। तो इन सारे क्लूज को जांचने के बाद, एंशिएंट फॉसिल्स और इन लिविंग ब्रिजेस को देखने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन अब अंजाम तक पहुंच रही है। द केस इज क्लोज्ड। तो इन सारे एविडेंसेस को एक साथ रखने पर हमें क्या पता चलता है? चलिए एक बार इन कनेक्टिंग लिंक्स को आराम से समराइज कर लेते हैं। विटनेस पेरिपेटस ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा को लिंक करता है। डक बिल्ड प्लैटिपस ये रेप्टाइल्स और मैमल्स को लिंक करता है। और लंग फिश ये फिश और एम्फीबियंस को लिंक करता है। इससे हमें ये साफ पता चलता है कि हम जो स्पीशीज के बीच में एक बाउंड्री बना देते हैं वो एक्चुअली इतनी सख्त नहीं है। सभी एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो इस पूरे डिस्कशन का आखिरी टेकअवे क्या है? ये दोनों एविडेंसेस, फॉसिल्स और कनेक्टिंग लिंक्स, एक ही पजल के दो जरूरी टुकड़े हैं। फॉसिल्स हमें बताते हैं व्हेन एवोल्यूशन हैपेंड, यानी एवोल्यूशन कब हुआ, उनकी एज से हमें टाइमलाइन मिलती है। और कनेक्टिंग लिंक्स हमें दिखाते हैं हाउ एवोल्यूशन हैपेंड, यानी एवोल्यूशन कैसे हुआ। ये उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को समझाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि एवोल्यूशन के इंटरमीडिएट स्टेप्स सिर्फ थ्योरी नहीं हैं, बल्कि वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो जब आप फॉसिल से मिले एंशिएंट टाइमलाइन को इन लिविंग एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ते हैं तो पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। ये एवोल्यूशन के लिए एक बहुत ही पावरफुल और लॉजिकल केस बनाता है। इससे एक ही कंक्लूजन निकलता है कि अर्थ पर लाइफ लाखों सालों से धीरे धीरे बदली है, और ये बदलाव, ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन आज भी जारी है। और आखिर में एक बहुत ही एक्साइटिंग सवाल, हमने इतना कुछ तो अनकवर कर लिया है, लेकिन अभी भी न जाने कितने राज पत्थरों में और डीएनए में कैद हैं। ये इन्वेस्टिगेशन कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। तो सोचिए, ऐसी कौन सी नई रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी है जो अगले टाइम डिटेक्टिव्स का इंतजार कर रही है? इसी सवाल के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एवोल्यूशन के कुछ और एविडेंसेस डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।